बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में हम बीपीटी भी कहते हैं। कई बुक्स में ये थेल्स थ्योरम के नाम से भी पढ़ाया जाएगा। इस थ्योरम का स्टेटमेंट इस प्रकार है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the sides are divided in equal proportion। चलिए इसे हम डिटेल में समझते क्या कहा गया है स्टेटमेंट में। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक लाइन लेनी है हमें इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को पैरेलल, तो हम बीसी साइड को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन है एल, ये लाइन इस ट्रायंगल के बीसी साइड को पैरेलल ड्रॉ कर ली, जैसे कि स्टेटमेंट में कहा है। क्या कहा है? अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स, यानी इस ट्रायंगल की जो रिमेनिंग साइड है ए बी और ए सी को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ए बी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पी पर और ए सी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट क्यू पर। सो इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी रिमेनिंग जो साइड थी ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर दिया। देन द लाइन डिवाइड्स, ये लाइन इन साइड्स को डिवाइड करती है, डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। ये साइड को जो डिवाइड किया है, कहां पे डिवाइड किया? पॉइंट पी पे। किसमें? सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? यहां पर जो डिवाइड किया है तो ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, यानी इस पार्ट का इस पार्ट के साथ रेशो और इस साइड के इस पार्ट का और इस पार्ट का रेशो आपस में क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये इस स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन है, डायग्रामेटिक। अब हमें इस स्टेटमेंट में क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है ये देखते हैं। हमेशा किसी भी थ्योरम के स्टेटमेंट में इफ के बाद वाला पार्ट और देन के पहले वाला पार्ट ये क्या होता है? गिवन होता है। तो यहां पर हम देखते हैं इफ के बाद और देन के पहले क्या है। इफ के बाद ये वाला पार्ट है, ये गिवन होगा हमारा। तो ये गिवन होगा मतलब इससे क्या हमें पता चलने वाला है या हमें क्या लेना है गिवन इंफॉर्मेशन में? तो गिवन इंफॉर्मेशन हमारी ये होगी, क्या होगी कि हमें एक लाइन लेनी है, ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल लेनी है और रिमेनिंग टू साइड को इंटरसेक्ट करती है दो अलग पॉइंट पे। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन लेनी है। मतलब हमें क्या लेना है? एक ट्रायंगल लेना है, एक लाइन लेनी है, वो लाइन एक साइड को पैरेलल लेनी है और वो लाइन रिमेनिंग दो साइड को इंटरसेक्ट करती है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन लेनी है। तो हम लिखेंगे, अब तो हमें इस स्टेटमेंट में तो बताया नहीं है कि ट्रायंगल का नाम क्या होगा, लाइन का नाम क्या होगा, और वो लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी तो किन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी ये तो बताया नहीं है। तो ये हमें अपने आप से लेना है। तो हमने यहां पर जैसे एक्सप्लेनेशन में जो ले लिया है फिगर का नाम, वही हम यहां पर गिवन में लिख लेते। क्या है? इन ट्रायंगल ABC क्या लेना है? लाइन L is parallel to side BC। In triangle ABC, line L is parallel to side BC। Line L intersects side AB at point P and side AC at point Q। ये हमारा गिवन है। ट्रायंगल ABC, एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल, लाइन L ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल और दूसरे रिमेनिंग साइड को इंटरसेक्ट करती है, इस साइड को पॉइंट P पर, AB को, और AC को पॉइंट Q पर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन ले लिए क्योंकि ये इफ के बाद और देन से पहले वाला पार्ट स्टेटमेंट का। अब प्रूफ में क्या लेना होता है? अब हमें क्या प्रूव करना है, यानी टू प्रूव वाला पार्ट क्या होगा हमारे स्टेटमेंट में? तो टू प्रूव वाला पार्ट होगा देन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट की वो हमेशा हमें क्या करनी होती है? प्रूव करनी होती है। क्या है वो? द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इस लाइन ने साइड को डिवाइड किया है तो वो साइड को जिस
रेशो में डिवाइड किया है, यानी एपी अपॉन पीबी का रेशो और एक्यू अपॉन क्यूसी का रेशो ये सेम है, ये प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। ये इंफॉर्मेशन हमें प्रूफ करनी है। समझ में आया? किसी भी थ्योरम के स्टेटमेंट से हम गिवन क्या लेंगे और टू प्रूव क्या लेंगे। हमने गिवन इंफॉर्मेशन और टू प्रूव इंफॉर्मेशन लिख ली, और गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारा फिगर है वो ये है, और टू प्रूव के हिसाब से इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली थी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। ये प्रूव करना है हमें। टू प्रूव की स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, हमें पॉइंट बी को पॉइंट क्यू से, पॉइंट बी को पॉइंट क्यू से ज्वाइन करना होगा और पॉइंट पी को पॉइंट सी से ज्वाइन करना होगा। हम ये दोनों भी कंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं, प्रूव करते समय स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम पॉइंट बी को पॉइंट क्यू के साथ ज्वाइन करेंगे। अब हम थोड़ी जगह छोड़कर प्रूफ लिखते हैं। क्या प्रूफ होगा हमारा, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो होगा हमारा प्रूफ। तो हम अब लिखते हैं कि मैंने बी और क्यू को ज्वाइन कर लिया। बी और क्यू को ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो बी और क्यू को ज्वाइन करने के बाद एक पी बी क्यू नाम का ट्रायंगल बना, ये वाला एक ट्रायंगल बना एपी क्यू। अब इन दो ट्रायंगल को, ये वाला और इस वाले ट्रायंगल को अगर देखोगे तो इस वाले ट्रायंगल की एपी साइड और इस वाले ट्रायंगल की पीबी साइड एक ही लाइन पर है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो एक साइड एक ही लाइन पर है। एपी साइड के अपोजिट वर्टेक्स क्यू पॉइंट पर है और पीबी साइड के अपोजिट वर्टेक्स क्यू पॉइंट पर है, यानी जो साइड दोनों ट्रायंगल की एक ही लाइन पर है उन साइड के अपोजिट वर्टेक्स एक ही पॉइंट पर है। तो ऐसी केस में हम क्या लेते हैं, पिछले वीडियो में जब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम्पल डिस्कस करते समय ये चीज मैंने समझाई है कि जब दो ट्रायंगल की एक साइड एक ही लाइन पर हो और उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स एक ही पॉइंट पे हो तो दोनों ट्रायंगल की क्या सेम होती है, हाइट सेम होती है। और फिर हम दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या लेते हैं, इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल APQ and triangle BPQ, area of triangle APQ upon area of triangle BPQ is equal to, इन दोनों ट्रायंगल की क्या सेम होगी, हाइट सेम होगी। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो किसको इक्वल होगा, इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो APQ की बेस क्या होगी, AP अपॉन BPQ की बेस क्या होगी, BP। BPQ की बेस क्या होगी, PB। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो जिसमें एग्जांपल एक्सप्लेन किए वहां पर आपको समझाया है। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसको समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख लेना। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। अब अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं P से C का, तो P और C पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। यहां पे लिखूंगा एंड ड्रॉ अ लाइन पॉइंट सी। अब पॉइंट P और पॉइंट C ज्वाइन करने के बाद मुझे ये वाला ट्रायंगल मिलेगा APQ और एक ट्रायंगल मिलेगा CPQ। उतना ही ध्यान देना, CPQ देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला आपको समझने के लिए अगर मैं इस डॉटेड लाइन को थोड़ा देर के लिए रब कर देता हूं, रब कर दिया। अब देखो CPQ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल,
इस वाले ट्रायंगल की ये साइड ए क्यू, सीपीक्यू वाले ट्रायंगल की ये साइड सी क्यू, दोनों की एक साइड एक लाइन पर है और उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स पी पॉइंट पर है, इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स इस ट्रायंगल की पी पॉइंट पर है। तो दोनों की एक साइड एक ही लाइन पर है और उस साइड के अपोजिट वाली वर्टेक्स एक ही पॉइंट पर है। तो यहां पे क्या सेम होगी, हाइट सेम होगी। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। लिख लेते हैं इन्हें। इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, एपीक्यू एंड ट्रायंगल सीपीक्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो मुझे बेस किसे लेना है, जो साइड एक ही लाइन पर आती है, ए क्यू और क्यू सी को। तो ए क्यू क्यू सी। रीजन क्या आएगा, सेम रीजन आया है। इस केस में जो रीजन था वो के रीजन इस केस में भी है सेम। जो पार्ट हमने रब किया था उसे हम पूरा ड्रॉ कर लेते फिर से दोबारा। अब हमें देखना है कि ये जो लाइन है BC को पैरेलल है, यानी BC और ये पैरेलल है आपस में। इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में या साइड्स के बीच में दो ट्रायंगल आए हुए हैं। देखते कौन कौन से हैं वो, कि इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगल है BPQ, ये वाला ट्रायंगल जिसकी एक साइड PQ एक लाइन पर है, और ये वाला ट्रायंगल है CPQ जिसकी एक साइड PQ भी उसी लाइन पर है, और जो साइड उस लाइन पर है L पर, उसके अपोजिट वर्टेक्स दूसरे लाइन पर है इस पर। इस वाले ट्रायंगल में भी अपोजिट वर्टेक्स इस लाइन पर है, यानी दो ट्रायंगल है दो पैरेलल लाइंस पर, जिनमें एक साइड दोनों ट्रायंगल की एक लाइन पर है और उस साइड के अपोजिट वाली वर्टेक्स दूसरे लाइन पर है। ये वाली केस भी हमने पिछले वीडियो में समझी है। तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी, और यहां पर देखेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल की एक साइड जो एक लाइन पर आती है वो कॉमन है, तो इन दोनों ट्रायंगल की बेस भी सेम होगी, यानी इक्वल होगी। तो दोनों ट्रायंगल की बेस इक्वल है और दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, तब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, इक्वल टू 1। उसका मतलब दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल BPQ and triangle CPQ, area of triangle BPQ upon area of triangle CPQ is equal to 1 लिखेंगे। रीजन आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे इसे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है यहां पर जो हमने लिखा है, हमें जो मिला है यहां पर जो हमें मिला है उसको हम नंबर 1 कर देते हैं, और इस केस में जो हमें मिला है आंसर उसे हम नंबर 2 कर देते हैं, और ये जो लास्ट में हमें केस में मिला दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल, इसे हम नंबर 3 कर देते हैं। अब ध्यान देना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ और एरिया ट्रायंगल CPQ अगर सेम है तो देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ यहां पर हम किस, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ है, इसे हम इक्वल टू क्या ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, यानी इसके जगह पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ लिख देता हूं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ लिख देता हूं। क्यों लिख देता हूं, क्योंकि ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ को इक्वल आ गया यहां पर, सो इक्वल लिख देता हूं। बाकी पार्ट ऐसे ही रहेगा, AP अपॉन PB। तो मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू AP अपॉन BP। अगर मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ लिख लेता हूं तो ये वाली स्टेटमेंट ऐसी बन जाएगी। अब ऐसी बनने के बाद इसे आप कंपेयर करो इस स्टेटमेंट के साथ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ किसको इक्वल है, AP अपॉन PB यहां पर, और यहां पर किसको इक्वल है, AQ अपॉन QC। तो एक ही रेशो
इन आंसर्स को इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आंसर आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं यहां पर ये सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे ये मिलता है, और ये मिलने के बाद इसके साथ कंपेयर करता हूं तो इसका जो LHS है दोनों का, यानी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की इक्वल होने के कारण हम दोनों की RHS को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं अभी AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या होगा, AQ अपॉन QC लिख लेंगे इक्वल। तो ये दोनों को इक्वल लिखने के लिए क्या क्या किया मैंने, स्टेटमेंट 1 जिसको नंबर 1 दिया है और स्टेटमेंट 3 को यूज किया, स्टेटमेंट 3 को स्टेटमेंट 1 में सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर मिला उसको मैंने 2 के साथ कंपेयर किया। इसका मतलब इस आंसर को लाने के लिए मैंने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 का इस्तेमाल किया। समझ में आया? मतलब इसके बाद, इस स्टेटमेंट के बाद प्रूफ में मैं यहां पर लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलता है, डायरेक्टली ये आंसर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए ही किया है, समझाने के लिए कि मैं इस पार्ट में इसका यूज करता हूं तो क्या बनता है, और फिर इस पार्ट को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये समझाने के लिए लिखा है। बट जब एग्जाम में आप लोग करोगे तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मिलने के बाद आप डायरेक्टली ये लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट डायरेक्टली। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है। ये था हमारा प्रूफ। जो स्टेटमेंट टू प्रूव में दी गई थी वो हमने प्रूव कर दी। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो कंसेप्ट्स हमने यूज़ की है वो पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। इस वीडियो को या इस थ्योरम को समझने के लिए पिछला वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड अर्ली। थैंक यू।